31वां दिन है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। और अब आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन खत्म होने में अब सिर्फ 9 दिन बचे हैं और 9 दिनों के बाद आपका जीवन पहले की तरह सामान्य हो जाएगा। लेकिन यह बहुत ही सीमित सोच है, क्योंकि अभी आपको इस महामारी की पूरी तस्वीर दिखाई नहीं दे रही। कोरोना वायरस को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि इस महामारी की वजह से दुनिया अब वर्ल्ड वॉर 3 के मोड में जा चुकी है और सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि बहुत सारे देशों को भी अभी ये बात समझ में नहीं आ रही है। कोई भी वर्ल्ड वॉर कुछ महीनों में नहीं बल्कि वर्षों तक चलता है और इस युद्ध के परिणाम भी आपको वर्षों तक नहीं बल्कि दशकों तक भुगतने पड़ते हैं। आज हम आपको तथ्यों और आंकड़ों की मदद से बताएंगे कि इस वर्ल्ड वॉर के बाद आपका और आपकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कैसा होगा। और अब आप इस महामारी को सिर्फ एक बीमारी की तरह लेना बंद कर दीजिए, बल्कि आज हम आपको इसकी बड़ी तस्वीर दिखाएंगे, बिग पिक्चर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। और जब आप ये बिग पिक्चर देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे दुनिया में वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। लेकिन ये वर्ल्ड वॉर परमाणु हथियारों से नहीं बल्कि एक कीटाणु के जरिए लड़ा जा रहा है। इसके बाद आज हम एक बार फिर पालघर हत्याकांड पर पर्दा डालने वालों का पर्दाफाश करेंगे। हम पिछले 8 दिनों से लगातार इस खबर का फॉलोअप कर रहे हैं और हर रोज आपको नए खुलासे दिखा रहे हैं। आज हम आपको यह बताएंगे कि जिस हिंसक भीड़ ने साधुओं की हत्या की, उस भीड़ की रगों में कैसे राजनीति की शराब दौड़ रही थी। आज हम आपको पालघर से एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको पता चलेगा कि यह इलाका कैसे वर्षों से धार्मिक और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई का एक मैदान बना हुआ था। इस पड़ताल के दौरान हमें यह भी पता चला कि इस इलाके में रहने वाले साधु संत वामपंथी पार्टियों की आंखों में इसलिए चुभते थे क्योंकि ये साधु इस इलाके के लोगों को लगी शराब की लत को छुड़वाना चाहते थे। और इस खबर में धर्मांतरण का भी एक बहुत बड़ा एंगल है, जिसके बारे में आज हम आपको पहली बार बताने वाले हैं। इसलिए आज हम इस हत्याकांड के पीछे राजनीति, शराब और धर्मांतरण की भूमिका का विश्लेषण करेंगे। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपके घर में या किसी रेस्टोरेंट में लगा एक एयर कंडीशनर भी आपको कोरोना वायरस से संक्रमण दे सकता है। अगर आप भी गर्मियों में एसी के बगैर नहीं रह पाते तो आपको यह खबर बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 1752 नए मामले आए हैं और 37 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 23,452 हो गई है। अब तक 4,814 कोरोना मरीज इलाज से ठीक हुए हैं। कोरोना संक्रमण से देश में कुल 723 मौतें हुई हैं। देश में 9,45,000 लोगों को निगरानी में रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई है। आज हर 10 दिन में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या दोगुनी हो रही है। साथ ही मरीजों के ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट भी 20.57% हो गया है। कोरोना से निपटने के लिए बने एम्पावर्ड ग्रुप के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल के मुताबिक अगर हम वक्त रहते एक्टिव नहीं होते तो आज भारत में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख से ज्यादा होती। 23,000 पे हैं हम, और कहाँ हम प्रोजेक्टेड है वो लाखों का 1 लाख से भी ऊपर इस डेटा सेट में हमें दिखाई देता। देश के 15 जिलों में 28 दिन से और 80 जिलों में 14 दिन से कोई नया केस सामने नहीं आया है। चीन से मंगाई गई खराब कोरोना रैपिड टेस्ट किट को भारत सरकार वापस भेजेगी। ये फैसला चीन की टेस्ट किट को लेकर राज्यों से मिले फीडबैक के बाद लिया गया है। कई राज्यों ने टेस्ट किट के नतीजों पर सवाल खड़े किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि अभी रैपिड टेस्ट किट का भुगतान नहीं किया गया है। अगर तो कोई चीज किट की खराबी के कारण है तो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि चाहे किट चाइना की हो चाहे कहीं की भी हो, वो किट को तुरंत वापस किया जाएगा। हमने अभी इन किट्स के पैसे भी नहीं विदेश में जो है दिए हैं। राजस्थान, पंजाब, गुजरात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के केंद्रों में रैपिड टेस्ट किट को लेकर शिकायत थी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पीपीई किट और N95 मास्क के उत्पादन में भारत ने अपनी स्थिति सुधार ली है। रमजान के मौके पर खुले बाजारों में आज कई जगहों पर लॉकडाउन के नियमों को तोड़ा गया। मुंबई के पास मुंब्रा इलाके में खरीदारी के लिए जुटे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। दिल्ली के चांदनी चौक में रमजान के मौके पर लोग खरीदारी के लिए निकले थे, लेकिन कोरोना से लड़ने के लिए बनाया गया सोशल डिस्टेंसिंग का नियम यहां भी फेल कर दिया गया।
पंजाब के मोहाली में गायक गगनदीप संधू के खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन का केस दर्ज किया गया। गगनदीप संधू पर आरोप है कि वो कार में दोस्तों के साथ घूम रहे थे। गुजरात के सूरत में अनाज लेने के लिए इकट्ठा हुए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं किया। झारखंड के गोड्डा की एक मस्जिद में नमाज के लिए लोगों के इकट्ठा होने की सूचना पर पहुंची पुलिस पर लोगों ने पथराव कर दिया। पथराव में पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर सरपंचों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गांव ने 2 गज की दूरी रखकर दुनिया को इस बीमारी से लड़ने का मंत्र दिया है। बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया, आपने सिंपल सा मैसेज दे दिया, 2 गज दूरी का, 2 गज दूरी का, या कहें 2 गज देह की दूरी का। इस मंत्र के पालन पर गांवों ने बहुत अद्भुत काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मजबूत पंचायतें आत्मनिर्भर बनने की नींव है। इस दौरान उन्होंने ई स्वराज पोर्टल और ई ग्राम स्वराज ऐप भी लॉन्च की। इसमें पंचायत से जुड़ी सभी जानकारियां मौजूद होंगी। कोरोना से पैदा हुए आर्थिक संकट को लेकर आज प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद और 15वें वित्त आयोग के बीच बैठक हुई। बैठक में आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों ने कोरोना की वजह से धीमी अर्थव्यवस्था और मंदी को लेकर चिंता जताई। सदस्यों ने कहा कि विकास दर में गिरावट आएगी, जीडीपी के अनुमान को और कम करना पड़ेगा। वैश्विक मंदी की वजह से उद्योग में डिमांड की कमी आएगी। ऐसे में छोटे कारोबारियों के लिए वित्तीय मदद की जरूरत होगी। नॉन बैंकिंग कंपनियों को दिवालिया होने से भी बचाना होगा। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने कहा कि मंदी के दौरान राज्यों की वित्तीय मदद भी करनी होगी। परिषद के सदस्यों ने केंद्र और राज्यों के फाइनेंस पर नजर रखने की भी बात कही। देश में कोरोना महामारी की रोकथाम में प्लाज्मा थेरेपी मददगार साबित हो सकती है। दिल्ली में 4 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया गया, जिससे बेहतर नतीजे आए हैं। अब दिल्ली सरकार गंभीर रूप से बीमार बाकी मरीजों के इलाज के लिए केंद्र से प्लाज्मा थेरेपी की इजाजत मांगेगी। अगर ठीक हुए पेशेंट के खून से प्लाज्मा निकाला जाए, वो एंटीबॉडीज निकाली जाएं और जो बीमार पेशेंट है उसमें डाल दी जाएं, तो वो बीमार पेशेंट भी ठीक हो जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना से ठीक हुए मरीजों को अब देशभक्ति दिखानी चाहिए। उन्हें अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आना चाहिए। हम लोगों ने ट्रायल बहुत केयरफुली सोच के शुरू करी और मुझे बहुत खुशी है कि शुरू में 4 मरीज में हम लोगों ने अभी उत्साहवर्धक फल देखे हैं। प्लाज्मा थेरेपी में संक्रमण से स्वस्थ व्यक्ति के प्लाज्मा से दूसरे संक्रमितों का इलाज होता है। तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज के मुखिया मौलाना साद ने अपने वकीलों के जरिए दिल्ली पुलिस को क्वारंटीन खत्म होने की जानकारी दी है। साद ने कहा है कि उसने कोरोना टेस्ट करा लिया है और रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने साद से कहा है कि वो सरकारी अस्पताल में अपना कोरोना टेस्ट करवाए और उसकी रिपोर्ट भी भेजे ताकि उससे पूछताछ की जा सके। ईडी की जांच में मौलाना साद को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। ईडी निजामुद्दीन मरकज और मौलाना साद से जुड़े 11 बैंक अकाउंट की जांच कर रही है। इन अकाउंट्स को चलाने वाले लोगों समेत 849 विदेशियों पर भी नजर रखी जा रही है। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि मरकज को मिलने वाली ज्यादातर फंडिंग इंडोनेशिया और मिडिल ईस्ट से होती थी। ईडी ने मौलाना साद के करीबियों से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए हैं। ईडी की जांच में यह खुलासा भी हुआ है कि मरकज को डोनेशन विदेशी करेंसी में मिलती थी और सारा पैसा निजामुद्दीन के बैंकों में जमा होता था। तबलीगी जमात के लोगों को छिपाने के आरोपी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रोफेसर शाहिद ने दिल्ली में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने की जानकारी भी छिपाई थी। डॉक्टर शाहिद को प्रयागराज के अस्थायी जेल में रखा गया है। उत्तर प्रदेश में तबलीगी जमात से जुड़े कोरोना संक्रमित केस 938 हो गए हैं। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 1604 हो गई है। 206 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं, जबकि 24 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है। इस बीच नोएडा में कोरोना के मामलों की रफ्तार धीमी हो गई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अब तक 54 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जबकि 49 लोगों का इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार अब दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने की योजना बना रही है। 14 दिन का क्वारंटीन पूरा करने वाले मजदूरों को सरकार उनके घर पहुंचाएगी।
देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 6,430 पहुंच गई है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 778 मामले सामने आए हैं और 14 लोगों की मौत हो गई है। राहत की बात सिर्फ यही है कि 840 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। मुंबई में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 4,205 हो गए हैं। मुंबई में बीते 24 घंटे में 522 नए मामले सामने आए हैं। 6 लोगों की मौत के साथ ही मुंबई में मौत का आंकड़ा अब 167 हो गया है। मुंबई के धारावी में आज कोरोना संक्रमण के 6 नए केस मिले। यहां अब कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 220 हो गई है और 14 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के पालघर में हुए हत्याकांड की जांच एनआईए से कराने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। 16 अप्रैल को पालघर के गढ़चिंचले में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी गई थी। हत्या के आरोप में अब तक 103 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 400 से 500 लोगों की तलाश अभी जारी है। इलाके में सीआरपीएफ के करीब 200 जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा सीआईडी और स्पेशल क्राइम ब्रांच के जवान भी कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। गढ़चिंचले के 20 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। कोरोना को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। ओवैसी ने कहा है कि कोरोना संकट के दौर में मुस्लिमों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। कभी ना कभी तो इंशाअल्लाह कोविड-19 की दवा निकल जाएगी, मगर ये जो नफरत मुसलमानों के ताल्लुक से पैदा की जा रही है, इसकी कोई दवा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर मॉब लिंचिंग करने वालों को पहले से सजा मिलती तो पालघर जैसी घटना नहीं होती। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की कोई लीगल हैसियत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने कहा कि वो महामारी काल में भी जहरीली जुबान बोल रहे हैं। 135 करोड़ हिंदुस्तानी की फिक्र देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं और कोई भेदभाव कहीं से नहीं हो रहा है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, कम से कम उनको इस वक्त में ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। महाराष्ट्र के ठाणे में डिलीवरी बॉय के मुस्लिम होने की वजह से सामान न लेने का विवाद बढ़ रहा है। आरोपी गजानन चतुर्वेदी ने इस आरोप को गलत बताया है कि उन्होंने मुस्लिम होने की वजह से डिलीवरी बॉय से सामान नहीं लिया। वो पीछे से गुरेज रहा है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान इसलिए नहीं ले रहे हो, जबकि मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि तुम मुसलमान हो। कहीं मेरे एक शब्द से निकला हो कि मैं मुसलमान हूँ, तो बताइए आप लोग। मंगलवार को ठाणे में होम डिलीवरी करने गए बरकत उस्मान पटेल ने आरोप लगाया था कि गजानन ने उनके मुसलमान होने की वजह से उनसे सामान नहीं लिया। डिलीवरी बॉय ने घटना की रिकॉर्डिंग भी की थी। हमारा ग्रोसरी पहुंचाने का काम है सर, तो हम मेहनत से पूरे दिल से कर रहे हैं सर। इसके लिए सर मुझे बहुत बुरा लगा कि उसने हमारे कास्ट के ऊपर उंगली उठा के कहा कि सर तुम मुस्लिम हो, इसके लिए तुमसे सामान नहीं लिया जाएगा। गजानन चतुर्वेदी को आईपीसी की धारा 295A के तहत गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत दे दी गई। वर्ष 1945 में जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका ने जो एटम बम गिराया था, उसका द्रव्यमान यानी मास सिर्फ 0.7 ग्राम था। इसी तरह नागासाकी पर गिराए गए एटम बम का द्रव्यमान सिर्फ 1 ग्राम था। ये एक चुटकी नमक के बराबर है। लेकिन परमाणु बम इसी मामूली सी शक्ति को असीम ऊर्जा में बदल देता है, जिसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ तबाही होता है। और इसी तबाही के साथ दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। आपको याद तो नहीं होगा, लेकिन आपने पढ़ा जरूर होगा इतिहास की किताबों में। लेकिन आज 75 वर्षों के बाद दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में प्रवेश कर चुकी है और आपको इसके बारे में पता भी नहीं चला। इस युद्ध के केंद्र में कोई बड़ा हथियार, बड़ी बड़ी मिसाइलें या फिर बड़े बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, एटम बॉम्ब नहीं है, बल्कि सिर्फ एक वायरस है, एक कीटाणु है। इस वायरस का वजन परमाणु बॉम्ब के द्रव्यमान से भी लाखों करोड़ गुना कम है। लेकिन इस वायरस में दुनिया को तबाह करने की असीम शक्ति समाई हुई है, वैसी ही जैसी किसी न्यूक्लियर बॉम्ब में होती। इसी वायरस के दम पर चीन ने पूरी दुनिया के खिलाफ वर्ल्ड वॉर 3 अब छेड़ दिया है। आप सबको शायद इसका एहसास ना हुआ हो, बहुत सारे देश भी ऐसे होंगे जिन्हें शायद इसके बारे में पता ना चला हो, लेकिन हमारा अब ऐसा मानना है कि अब दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 में प्रवेश कर चुकी है। और कैसे कर चुकी है उसके बारे में आज हम आपको तथ्य देंगे, आपको बताएंगे। चीन इस वर्ल्ड वॉर की तैयारी बहुत पहले से कर रहा था। चीन इस युद्ध को
3 चरणों में अंजाम तक पहुंचाना चाहता है। इसका पहला चरण है दुनिया को धोखा देना, दूसरा चरण है पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर अराजकता फैला देना, और तीसरा चरण है दुनिया के लोगों का दमन और शोषण करना। अभी हम पहले चरण में हैं। चीन इस युद्ध के किस चरण में है यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप यह समझ लीजिए कि किसी भी बड़े युद्ध या यूं कहें कि विश्व युद्ध की पहचान क्या होती है। विश्व युद्ध क्या होता है और आप इसकी पहचान कैसे करते हैं? तो इसकी पहली पहचान होती है हर तरफ मौत और दुख का पसर जाना, यानी चारों तरफ आपको मौत ही मौत दिखाई देती है। लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग मरते हैं, पहली पहचान, जो कि अभी भी हो रहा है। इसकी दूसरी पहचान है बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का दम तोड़ देना। तीसरी पहचान है जरूरी चीजों की आपूर्ति में बहुत कमी आ जाना, वो भी अब आप देख रहे हैं आनी शुरू हो गई है। दवाइयों में की कमी आ गई है, जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, जरूरी सामान है, खाने पीने की चीजें हैं, उसकी कमी आ गई है। पूरी दुनिया में खाने की कमी थोड़े दिन में हो जाएगी। चौथी पहचान होती है नए इलाकों पर कब्जा करना, और पांचवी और आखिरी पहचान होती है इस युद्ध के बाद नई ताकतों का उदय होना। अब आप ये भी सोच लीजिए, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि धीरे धीरे इस दुनिया में अब नई ताकतें उभर कर सामने आ रही हैं, और जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर था वो धीरे धीरे टूट रहा है। ये 5 पहचान है विश्व युद्ध की, जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। और नई ताकतों से उदय का मतलब हमारा यह है कि इससे पहले आप अमेरिका जैसे देशों को, G7 जैसे देशों को सुपर पावर मानते थे, लेकिन अब इन देशों में वो ताकत नहीं रही। ये देश अब पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। अब आप गौर करेंगे तो आपको ये 5 बातें इस समय आपके आसपास घटित होती जरूर दिखाई देंगी। पूरी दुनिया में करीब 27 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 1,91,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और अमेरिका जैसा दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश इस वायरस से ऐसे लड़ रहा है जैसे वो तीसरी दुनिया का कोई संघर्ष करता देश हो। अमेरिका में 8 लाख से ज्यादा लोगों को संक्रमण हो चुका है, 50,000 से ज्यादा मौतें वहां पर हो चुकी हैं, और अमेरिका अपने घुटनों पर आ चुका है अभी से ही। अब आप सोचिए, जिस देश को दुनिया का लीडर कहा जाता था, जिस देश के बारे में कहा जाता था वो दुनिया की कोई भी समस्या अपनी सैन्य ताकत या फिर पैसे के दम पर सुलझा सकता है, और सुलझाता भी आ रहा है, या ये कहिए कि उलझाता आ रहा है। पूरी दुनिया में कहीं भी कोई समस्या हो, सबसे पहले अमेरिका उसमें पड़ता है, चाहे वो इराक में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो वियतनाम में हो, कहीं हो। वो देश आज अपने हजारों लाखों लोगों का जीवन बचा नहीं पा रहा। ऐसे में पूरी दुनिया में अमेरिका का भला क्या महत्व रह जाएगा? यानी चीन बिना परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किए सिर्फ एक कीटाणु के दम पर अमेरिका को उसके घुटनों पर लाने में सफल हो रहा है। वायरस सीमाएं नहीं देखता, और इसकी सबसे ज्यादा मार विकसित और अमीर देशों पर इस समय पड़ रही है। फ्रांस में 21,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, इटली में 25,000 से ज्यादा, ब्रिटेन में 18,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, स्पेन का भी बुरा हाल है। इतना ही नहीं, अमेरिका समेत दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी बहुत कमजोर हो रही हैं। इस वर्ष दुनिया की जीडीपी -3 में रहने का अनुमान है। 1930 के बाद से सबसे बड़ी आर्थिक मंदी अब दस्तक दे रही है। अमेरिका में करीब 2,60,00,000 लोग एक झटके में बेरोजगार हो चुके हैं। अमेरिका में इस समय बेरोजगारी दर 1930 के बाद से सबसे ज्यादा है। फ्रांस जैसे देश में प्राइवेट नौकरी करने वाले 50% लोगों के पास आज रोजगार नहीं है, यानी आधे लोग बेरोजगार हो गए हैं। चीन इस मौके का पूरा फायदा उठाकर पूरी दुनिया में निवेश कर रहा है, और बड़ी बड़ी कंपनियां सस्ते दामों पर खरीद रहा है। यानी चीन चाहता है कि आने वाले समय में आपकी तनख्वाहें भी वहीं से आएं। पूरी दुनिया में लोगों की जान बचाने के लिए जिन उपकरणों और दवाइयों की जरूरत है, उनकी भारी कमी हो चुकी है। चीन अब पूरी दुनिया को घटिया मेडिकल उपकरणों की सप्लाई कर रहा है, और उसने इस महामारी के बीच भी मुनाफा कमाने का एक नायाब तरीका, एक बिजनेस मॉडल ढूंढ लिया है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि दुनिया के करीब 26.5 करोड़ लोगों के पास भोजन की भयंकर कमी हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 55 देश ऐसे हैं जिनके पास इस वर्ष के अंत तक पौष्टिक भोजन की कमी हो जाएगी।
लेकिन दूसरी तरफ चीन में जीवन पटरी पर लौटने लगा है। वहां सब कुछ सामान्य हो रहा है और चीन ने एक छोटे से ब्रेक के बाद अपनी विस्तारवाद वाली नीति का इंजन फिर से रीस्टार्ट कर दिया है। वहां दफ्तर चल रहे हैं, वहां शॉपिंग मॉल खुल चुके हैं, फैक्ट्रियों में काम हो रहा है। चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है तो सीपेक के बहाने उसने पाकिस्तान को भी अपना एक उपनिवेश बनाने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा हांगकांग के साथ विवाद भी इसी बात का नतीजा है। इतना ही नहीं, अब तक चीन विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी पैसा देकर उसे अपनी तरफ करने की कोशिश में लग गया है। आपने देखा होगा उसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को और अतिरिक्त फंड दिए हैं। दक्षिण चीन सागर में भी, साउथ चाइना सी में भी चीन ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं और हाल ही में इस सागर में चीन और अमेरिका के कुछ वॉरशिप्स एक दूसरे के सामने आ गए थे और विवाद की स्थिति पैदा हो गई थी। जब पूरी दुनिया एक वायरस से लड़ रही है तब चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को अंजाम देने में चुपचाप जुटा हुआ है और चीन ने अमेरिका से उसकी कुर्सी छीनने की पूरी तैयारी कर ली है। सुपर पावर की कुर्सी अब चीन को चाहिए। इसके लिए चीन ने अमेरिका के साथ कोई सीधा युद्ध नहीं छेड़ा, बल्कि उसने यह काम आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और जैविक हथियारों के आधार पर शुरू किया है, तकनीकी आधार पर शुरू किया है। इसमें वो आईटी की मदद भी ले रहा है, इसमें वो अर्थव्यवस्था की मदद भी ले रहा है और इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद भी ले रहा है। यानी अब दुनिया का शक्ति संतुलन बदलने लगा है और चीन का पलड़ा इस समय भारी दिख रहा है। पहला विश्व युद्ध करीब 4 वर्ष तक चला था, दूसरा विश्व युद्ध करीब 6 वर्षों तक चला था, लेकिन यह तीसरा विश्व युद्ध चीन अभी कम से कम 3 और दशकों तक लड़ना चाहता है। चीन ने इसकी तैयारी 1980 से ही करनी शुरू कर दी थी। यह दिखाई ना देने वाला ऐसा विश्व युद्ध है जिसे चीन 3 चरणों में लड़ना चाहता है। पहला चरण है दुनिया को धोखा देना या दुनिया को धोखे में रखना, दुनिया की आंखों में धूल झोंक देना ताकि दुनिया को कुछ समझ में ही ना आए, यानी कंफ्यूजन पैदा कर देना। 80 के दशक में चीन में आर्थिक उदारवाद का दौर शुरू हुआ था। चीन ने अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोले तो अमेरिका ने उसका हाथ थाम लिया, क्योंकि अमेरिका को चीन जैसे बहुत बड़े बाजार की जरूरत थी। लेकिन ये चीन का एक धोखा था। उदारवाद के बहाने से चीन ने अपने बहुत सारे लोगों को और छात्रों को अमेरिका जैसे देशों में भेज दिया। कहा जाता है कि यही एक्सचेंज प्रोग्राम्स चीन द्वारा अमेरिका की सीक्रेट टेक्नोलॉजीज और सेना की रणनीतियों से जुड़े राज चुराने का जरिया बने। चीन ने अपने दरवाजे दुनिया के लिए खोले तो बड़ी बड़ी कंपनियां चीन आने लगी। इससे चीन को नए जमाने की तकनीक हासिल होती चली गई। 1990 से लेकर 21वीं सदी की शुरुआत तक जब पश्चिम की ताकतें मध्य और पश्चिम एशिया के विवादों में उलझी हुई थी, तब चीन चुपचाप बड़ी शांति से अपनी योजना को अमल में लाता रहा। चीन इन विवादों में नहीं उलझा, बल्कि उसने उन देशों में अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू किया जिनकी अर्थव्यवस्थाएं कमजोर थी। उसने अफ्रीकी देशों से लेकर श्रीलंका, बांग्लादेश, क्यूबा, यूक्रेन, पाकिस्तान, इक्वाडोर और ताजिकिस्तान जैसे देशों में भारी भरकम निवेश किया। उसने अपना समय बर्बाद नहीं किया। आपने ये देखा होगा कि अमेरिका ने अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए अपना बहुत समय बर्बाद किया, अपनी बहुत सैन्य शक्ति बर्बाद की, बहुत पैसा बर्बाद किया। चीन ने ऐसा नहीं किया। अफ्रीका में चीन ने वर्ष 2015 तक 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया था, जो 2018 तक बढ़कर 22.5 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। चीन दुनिया का अकेला ऐसा व्यापारी देश है जो दूसरों को उधार देने के बाद कभी भी उधार वापस नहीं मांगता। चीन सिर्फ यह चाहता है कि यह देश कभी भी उसका उधार चुका ही ना पाए, ताकि चीन उनके बदले में उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर कब्जा कर ले, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियों को कौड़ियों के भाव खरीद ले, उनके बंदरगाहों पर कब्जा कर ले, वहां अपने सैन्य ठिकाने बना ले और उधार के बदले में इन देशों को अंत में अपना उपनिवेश बना ले। किसी जमाने में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी, जो उन्होंने भारत के साथ किया था। तो यह तो हुई छद्म उदारवाद और आर्थिक धोखे की बात। लेकिन आधुनिक दुनिया के विश्व युद्ध सिर्फ इन 2 बातों के दम पर नहीं जीते जाते। इनमें मनोविज्ञान और वैचारिक वायरस की भी जरूरत पड़ती है। इसके लिए चीन ने दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में, थिंक टैंक्स में अपने कैंपस खोले, थिंक टैंक्स बनाए, जहां चीन के दार्शनिक विचारों को पढ़ाया जाता था। यह देखकर लोगों को लगता है कि चीन तो बहुत दार्शनिक देश है, उसकी अपनी एक कल्चर है, उसकी अपनी एक संस्कृति है, उसकी भला क्या महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं। लेकिन यह भी चीन का बड़ा धोखा है। इसके अलावा चीन ने दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक्स, नीति निर्माताओं
और बड़े बड़े पत्रकारों को भी अपने पैसे के दम पर प्रभावित किया या फिर उन्हें खरीद लिया। और आप शायद जानते भी ना हो, ऐसे पत्रकार यहां भारत में भी मौजूद होंगे, ऐसे थिंक टैंक्स यहां भारत में भी मौजूद होंगे, ऐसे बुद्धिजीवी यहां भारत में भी मौजूद होंगे जिन्हें चीन ने अब तक खरीद लिया होगा। इसलिए आपने ये भी देखा होगा, जब हम जैसे लोग चीन की पोल आपके सामने खोलते रहते हैं तो एक वर्ग हमारे ही देश में ऐसा भी है जो चीन की तारीफ करता है, जो चीन की वाहवाही करता है और हमेशा चीन के बारे में आपको चिकनी चुपड़ी बातें बताता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन ने किन किन लोगों को खरीद कर अपनी जेब में रखा हुआ है, और वही लोग इस समय भारत जैसे देशों में भी चीन के ब्रांड एम्बेसडर्स बने हुए हैं। यही वजह है कि इस महामारी के बावजूद ज्यादातर थिंक टैंक्स, नीति निर्माता, विश्व की संस्थाएं और विदेशी पत्रकार चीन की आलोचना से बच रहे हैं। ज्यादातर ये जितनी भी एजेंसीज हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, वो सीधे चीन का नाम लेने से बच रहे हैं। और फिर मैं आपको कह रहा हूं, हमारे अपने देश में भी बहुत सारे न्यूज चैनल्स ऐसे हैं, बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं, अखबार ऐसे हैं जो कि चीन की तारीफ करने में लगे हुए हैं, जो कि लगातार चीन का बचाव करते हैं, चीन को डिफेंड करते हैं। चीन ने अपनी जिस विचारधारा को पूरी दुनिया में फैलाया, उसके अवशेष भारत में भी दिखाई देते हैं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक माओ जेडोंग के विचार भारत में भी माओवाद और नक्सलवाद का आधार माने जाते हैं। हमारे अपने देश में आपने माओवादियों के बारे में सुना होगा, माओवाद के बारे में सुना होगा, माओइस्ट के बारे में सुना होगा। ये एक नक्सली विचारधारा के लोग हैं जो आज भी चीन के इन्हीं विचारों को पकड़कर बैठे हुए हैं। इसलिए चीन का ये जो वैचारिक वायरस है, ये हर जगह, इसको सॉफ्ट पावर भी आप कह सकते हैं, सॉफ्ट पावर के जरिए हर जगह, हर देश में उसने पहुंचा दिया है। और हमारे देश में भी माओइस्ट हैं, वो भी आप समझ लीजिए उन्हीं के एजेंट हैं। अब कुछ आंकड़ों की मदद से यह समझिए कि चीन इस युद्ध को कैसे दूसरे चरण में ले जा चुका है। इस विश्व युद्ध का दूसरा चरण है पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर अराजकता पैदा कर देना, कंफ्यूजन पैदा कर देना। 27 लाख से ज्यादा लोगों के संक्रमित होने के बाद और 1,93,000 से ज्यादा लोगों के मरने के बाद दुनिया में फैली अराजकता अब सबको दिख रही है। लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा फायदा चीन को हो रहा है। एक ही देश है जिसको देखकर लगता है कि उस देश के पास अपनी एक स्क्रिप्ट है, उसके पास अपनी एक रणनीति है और वो उसी रणनीति पर चल रहा है, सोच समझ कर चल रहा है। बाकी के जितने भी देश हैं वो बिना रणनीति के, बिना स्क्रिप्ट के आगे बढ़ रहे हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि आंखें बंद करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई प्लानिंग है ही नहीं इस वायरस से लड़ने की। इसलिए पूरी दुनिया में कंफ्यूजन है। हर देश, हर नेता अपनी अपनी समझ के अनुसार इस वायरस से लड़ रहा है और सबके तौर तरीके अलग हैं। पूरी दुनिया में जितनी चीजों का उत्पादन होता है उसमें से 28.4% चीन में बनाई जाती हैं। 16.6% हिस्सेदारी के साथ अमेरिका दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर जापान की हिस्सेदारी है, वहां 7.2% उसका हिस्सा है। दुनिया के कुल उत्पादन में भारत समेत बाकी देशों की कितनी हिस्सेदारी है, इसका आंकड़ा इस समय आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप चीन को देखेंगे तो चीन सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है दुनिया का, यानी चीन दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है जहां 28.4% सामान दुनिया का बनता है। भारत को अगर आप देखें तो भारत अभी बहुत पीछे है। भारत का हिस्सा इसमें सिर्फ 3% का है। चीन ने पिछले कुछ वर्षों में खुद को दुनिया की फैक्ट्री बना लिया और अब दुनिया के लिए एक झटके में इस फैक्ट्री पर ताला लगाना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर दुनिया भर में जरूरी चीजों की आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो जाएगी। इसके बाद हालात और भयावह हो सकते हैं। इसलिए दुनिया अब चीन से अपना नाता तोड़ नहीं सकती, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े देश अब चीन पर ही आश्रित हैं। अगर चीन की फैक्ट्रियां बंद हो गई तो उनके यहां सामान पहुंचना बंद हो जाएगा और ये देशों के पास ये सारा सामान बनाने के लिए अपनी फैक्ट्रियां नहीं है, ना ही इनके पास कोई दूसरा अरेंजमेंट है। चीन ने सिर्फ गरीब देशों को ही उधार बांटकर अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि अमेरिका जैसे बड़े देश में भी चीन ने यही चाल चली है। अमेरिका पर सबसे ज्यादा उधारी जापान की है, जो करीब 95,25,000 करोड़ रुपए के बराबर है। दूसरे नंबर पर चीन है, जिसने अमेरिका को 82 लाख करोड़ रुपए उधार दिए हैं। अगर चीन का यह उधार अमेरिका की जनसंख्या के बीच बराबर बांट दिया जाए तो हर अमेरिकी नागरिक को चीन को 2.5 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे, हर अमेरिकी नागरिक को।
अब अमेरिका जैसे देशों को डर यह है कि अगर चीन ने अपने पैसे वापस निकाल लिए उसकी अर्थव्यवस्था से, तो फिर अमेरिका की अर्थव्यवस्था और बड़े संकट में चली जाएगी। और यहीं से इस विश्व युद्ध का दूसरा चरण शुरू होता है, जिसकी झलक आप आजकल देख रहे हैं। चीन इस युद्ध को वर्ष 2049 तक किसी भी कीमत पर खींचना चाहेगा और फिर तब जीतना चाहता है। इसके लिए चीन ने एक योजना बनाई है। मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट ग्राहम एलिसन के मुताबिक इस योजना का पहला चरण 2025 में पूरा होगा, जब चीन खुद को टेक्नोलॉजी की दुनिया की महाशक्ति बना लेगा। इसके केंद्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स और ड्राइवरलेस गाड़ियां होंगी। इसके बाद वर्ष 2035 तक चीन दुनिया का इनोवेशन लीडर बनना चाहता है। यानी चीन का इरादा है कि अगले 15 वर्षों में दुनिया के सभी बड़े बड़े आविष्कार उसी के देश में हों, उसी की जमीन पर हों। इसके बाद 2049 तक चीन खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना लेना चाहता है। 2049 में ही चीन की कम्युनिस्ट क्रांति के 100 वर्ष पूरे होंगे और चीन इस डेडलाइन को किसी भी सूरत में मिस नहीं करना चाहता। और चीन के लिए यह राह तभी आसान होगी जब दुनिया में ऐसे ही अराजकता फैलेगी। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश घुटने टेक चुके होंगे और तब चीन इस वर्ल्ड वॉर के तीसरे चरण की शुरुआत करेगा, जिसमें वो उसकी बात ना मानने वाले देशों का दमन करेगा और शोषण के जरिए अपनी बादशाहत कायम करेगा। चीन ने आज से पहले भी जो कुछ हासिल किया है वो भी इसी महायोजना का हिस्सा है। वर्ष 2009 तक चीन दुनिया की अर्थव्यवस्था का इंजन बन चुका था। 2011 तक वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका था। 2012 में चीन ने खुद को एक बड़े व्यापारिक देश के तौर पर स्थापित कर लिया। 2014 में चीन ने परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। 2015 में चीन का मध्यम वर्ग, उनका मिडिल क्लास, दुनिया का सबसे बड़ा मध्यम वर्ग बन गया और 2016 में अरबपतियों की संख्या के मामले में चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। सोचिए, उसने अपनी डेडलाइंस रखी हुई हैं और उसने एक एक चरण से वो आगे बढ़ रहा है एक रणनीति के तहत। चीन इस योजना को कैसे अंजाम दे रहा है ये हम आपको बता चुके हैं, लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहा है अब आपको ये समझना चाहिए। दरअसल चीन दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनना चाहता है और इसके लिए जरूरी यह है कि वो दुनिया के बाकी शक्तिशाली देशों को कमजोर करे। कोरोना वायरस की वजह से बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। इस महामारी का सबसे ज्यादा असर G7 देशों पर पड़ा है। G7 जो देश हैं, इस ग्रुप को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों का समूह माना जाता है। G7 में कौन कौन है देखिए। G7 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान और जर्मनी शामिल है। ये वो देश हैं जिनके पास दुनिया की जीडीपी का 46% हिस्सा है और दुनिया की 58% दौलत भी इन्हीं देशों के पास है। लेकिन एक छोटे से वायरस ने इन सारे देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नष्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है और ये चीन का सपना पूरा होने जैसा है। अब सवाल यह है कि हम जिस तीसरे विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं उसके परिणाम क्या होंगे। इसके लिए चीन इसे तीसरे चरण में ले जाकर दमन और शोषण की नीति पर काम करना शुरू कर सकता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा क्योंकि चीन को कई शक्तिशाली देशों से अभी टकराना होगा। कुछ दिन पहले हमने आपको इतिहास के जनक माने जाने वाले थ्यूसिडिडस द्वारा लिखी गई एक किताब के बारे में बताया था, जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेसियन वॉर। इस पुस्तक में थ्यूसिडिडस कहते हैं कि जब एक महाशक्ति के सामने दूसरी शक्ति उभरने लगती है तो दोनों के बीच युद्ध होकर रहता है और इसी को थ्यूसिडिडस ट्रैप कहा जाता है। इस समय दुनिया भी इसी ट्रैप में है। चीन उभरती हुई महाशक्ति है, लेकिन चीन दुनिया के देशों को युद्ध की धमकी नहीं दे रहा, बल्कि वो बहुत सब्र के साथ इस बात का इंतजार कर रहा है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था कमजोर होती रहे। दुनिया के देश कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में ऐसे ही जुटे रहें, व्यस्त रहें और मौके का फायदा उठाकर चीन इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को कंट्रोल कर ले। इसके लिए वो परमाणु बम नहीं बल्कि विषाणुओं का इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया को मिसाइलों का डर नहीं दिखा रहा, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव का इस्तेमाल कर रहा है। और हो सकता है कि देर सवेर चीन को इसके लिए खून भी बहाना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि चीन का इरादा हमेशा सिर्फ युद्ध जीतना होता है, चाहे उसे इसके लिए साम दाम दंड भेद किसी का भी इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। और अगर आप ध्यान से आज अपने घरों में बैठकर देखेंगे, सोचेंगे, तो अब आप सोचिए
अब इस दुनिया में कितने ऐसे देश बचे हैं जो चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इस समय चीन अगर कोई भी बड़ा कदम उठा ले तो दुनिया का कोई भी देश या उसकी सेना अब इतनी तैयार नहीं है कि वो चीन को रोक सके। हालांकि हम फिर ये कह रहे हैं कि ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है, ये मिसाइलों से और हथियारों से नहीं लड़ा जाएगा, ये जैविक हथियारों से लड़ा जाएगा, ये आईटी के जरिए लड़ा जाएगा, ये मनोवैज्ञानिक डर के जरिए लड़ा जाएगा और ये अर्थव्यवस्थाओं के जरिए लड़ा जाएगा। इसमें शहर नष्ट नहीं होंगे, इसमें अर्थव्यवस्थाएं नष्ट होंगी। ये स्टॉक मार्केट्स में प्रवेश करके लड़ा जाएगा। इसके लिए किसी को किसी देश की सीमा लांघने की जरूरत नहीं है, उसके स्टॉक मार्केट में प्रवेश कर जाना है, उसके अर्थव्यवस्था में घुसपैठ कर लेनी है और तब ये युद्ध लड़ा जाएगा। इसलिए आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि सिर्फ 9 दिन और बचे हैं और 9 दिन के बाद आपका जीवन पहले के जैसा ही हो जाएगा जब लॉकडाउन खुलेगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। अभी ये लड़ाई शुरू हुई है और अगर आप इसे विश्व युद्ध की नजर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अब ये लड़ाई वर्षों तक चलने वाली है। इसलिए आपका जीवन पहले जैसा अब कभी नहीं होगा। अब आपका भविष्य बिल्कुल नया होगा। वो जो हो चुका है उसके आधार पर आप अब नहीं चलेगा, जो आपके सपने थे उसके आधार पर नहीं चलेगा। इसलिए नए सपने देखने शुरू कीजिए, नई तैयारी शुरू कीजिए, नई रणनीति अपनानी शुरू कीजिए, नया बिजनेस मॉडल अपनाना शुरू कीजिए, काम काज करने के नए तरीके ढूंढने शुरू कीजिए और जीवन जीने की पद्धतियों के बारे में भी बदलाव करने के बारे में आप सोचिए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि जब कोविड-19 आया था, यानी कुछ महीने पहले जब आपने 2020 का स्वागत किया था बड़े जोर शोर से और आपने सबको 2020 में हैप्पी न्यू ईयर बोला होगा, अब वो जमाना आपके जीवन में लौटकर नहीं आने वाला है। इसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। अब हम आपको वो खबर दिखाते हैं जिसके बारे में बाकी मीडिया तो भूल चुका है, लेकिन हम वहां डटे हुए हैं। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या के मामले में हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। 16 अप्रैल की इस घटना पर आज फिर जी न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की है और हर उस व्यक्ति से बात की है जो इस बड़े मामले की परतें खोलने में हमारी मदद कर सकता है। हमने कल आपको इस मामले के पहले चश्मदीद से मिलवाया था, जो गढ़चिंचले गांव की सरपंच चित्रा चौधरी थी। इसी गांव के पास 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की हिंसक भीड़ ने हत्या कर दी थी। सरपंच चित्रा ने साधुओं की हत्या के पीछे राजनीतिक वजहों की तरफ इशारा किया था। आज हमने जो पड़ताल की है उसमें कई और बड़ी बातें पता चली हैं। सबसे पहले हम आपको इन बड़ी बातों के बारे में बताते हैं। आज के इन्वेस्टिगेशन में हमें यह पता चला कि इस आदिवासी इलाके में शराब को राजनीतिक हथियार बनाया गया है। कुछ विशेष राजनीतिक दल शराब का इस्तेमाल करके अपने समर्थक बनाने और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए शराब का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन जो लोग, जो संगठन और जो साधु संत इस इलाके में नशे का विरोध करते हैं, इलाके में जागरूकता फैलाते हैं और सामाजिक सुधार की बात करते हैं, उन्हें यहां दुश्मन की तरह देखा जाता है। इसीलिए आपके दिमाग में एक बात आई होगी और हमने भी पहले दिन से ये कहा कि हमारे देश में आप किसी भी हिस्से में चले जाइए, जो आदिवासी हैं वो कभी भी साधु संतों से नफरत नहीं करते। हमारे देश के आदिवासी तो साधु संतों का बहुत सम्मान करते हैं। साधु संतों के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाएंगे हमारे देश के आदिवासी। इसके पीछे कोई और कारण रहा होगा। ये ना तो आदिवासी थे और दूसरी बात, ये जो लोग थे, हिंसक भीड़ थी, ये जरूर उन साधुओं से नफरत करते होंगे। ये जो तस्वीर आप देखेंगे इनमें आपको नफरत साफ दिखाई देगी। नफरत किस चीज की थी, गुस्सा क्रोध किस चीज का था, आज हम आपको बताते हैं। जी न्यूज की टीम ने आदिवासियों के बीच काम करने वाले कुछ लोगों से आज बात की जो इस आदिवासी इलाके को वर्षों से जानते हैं। उन्होंने पालघर को राजनीतिक वर्चस्व और धार्मिक वर्चस्व की लड़ाई का मैदान बताया है। स्थानीय जानकार जो हैं, उन्होंने पालघर में वामपंथी दलों और क्रिश्चियन मिशनरीज के गठजोड़ की बात हमें बताई और यह भी बताया कि हिंदूवादी संगठन और हिंदू साधु संत इन लोगों की आंखों में बहुत चुभते हैं। हमें यह भी पता चला कि यह इलाका ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार और धर्मांतरण करने का एक बहुत बड़ा अड्डा है, बहुत बड़ा गढ़ है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहां धर्मांतरण का भी एंगल है और यहां क्रिश्चियन मिशनरीज भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इस आदिवासी इलाके में कई क्रिश्चियन मिशनरीज काम करती हैं। इसके अलावा ऐसे संगठनों का समर्थन करने के लिए कई हिंदू विरोधी संगठन भी पालघर में बहुत सक्रिय हैं।
सवाल यही है कि क्या इन सभी बातों की वजह से पालघर में 2 साधुओं की भीड़ द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई? क्या इसी वजह से कल्पवृक्ष गिरी महाराज और सुशील महाराज की जान ले ली गई? वैसे तो साधुओं की हत्या के पीछे अफवाह को वजह बताया गया है, लेकिन यह बात इतनी साधारण और इतनी सीधी नहीं है। यह सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि पालघर में पहले कभी भी भीड़ द्वारा हिंसा की ऐसी घटनाएं नहीं हुई। दूसरी बड़ी बात यह है कि किसी को चोर समझकर पीटना और पीट कर इस तरह से निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर देना, ये दोनों अलग अलग बात है। साधुओं की हत्या करना, वो भी तब जब सामने पुलिस वाले खड़े हों, ये मामूली बात नहीं है। इसके पीछे जो भी कारण है वो सब कारण सामने आने चाहिए। इसलिए हम लगातार इस मामले की पड़ताल कर रहे हैं। पुलिस तो कुछ नहीं कर रही है, प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र पुलिस ने अब तक ये नहीं बताया है कि 8 दिन बीत चुके हैं, उन्होंने अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन किया है, उन्हें अभी तक क्या पता चला है, पुलिस ने अब तक कुछ नहीं बताया। आज पालघर में ग्राउंड जीरो पर जाकर एक और हमने रिपोर्ट तैयार की है, जिससे हत्या के इस बड़े मामले की नई परतें खुल रही हैं। आप इस रिपोर्ट को देखिए और आपसे हम यही कहेंगे कि आप इस खबर को दबने मत दीजिए। हम भी दबने नहीं देंगे और आप भी हमारा पूरा साथ दीजिए। चोर समझकर साधुओं की जान ले लेना, और वो भी पुलिस के सामने। पालघर का मामला इतना सीधा तो नहीं जितना बताया गया। इसीलिए जी न्यूज लगातार इस मामले की पड़ताल कर रहा है। आज हम एक बार फिर पालघर में डाहणु के उसी इलाके में पहुंचे जहां पर 16 अप्रैल की रात को 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी गई थी। डाहणु का गढ़चिंचले गांव और उसके आसपास 15 से 20 किलोमीटर का इलाका। जी न्यूज की टीम ने इस इलाके के चप्पे चप्पे में छानबीन की तो प्रमुख तौर पर 2 बातें निकलकर सामने आईं। एक, इस इलाके में वामपंथी दलों और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले संगठन बहुत प्रभावी हैं, और दूसरी बात यह कि हाल के वर्षों में इनका सीधा टकराव हिंदू संगठनों से हुआ है। पुराने जमाने में यानी लगभग 30-35 साल पहले यहाँ पे सीपीएम यानी कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट इनका प्रभाव था। बाद में क्रिश्चियन सोसाइटी का कष्टकरी संगठन यहाँ पे कार्यरत हो गई। कष्टकरी संगठन और सीपीएम इनका संघर्ष चला था। बाद में 10 साल के बाद में उनके ध्यान में आया कि अपन समविचारी है, लेकिन जब विश्व हिंदू परिषद का तलासर में काम चालू हो गया, यानी माधवराव कानेसर वहाँ पे आश्रम स्थापन किया कि आदिवासी लोग का भोलेपण का यानी त्यांच्या भोलेपणाचा फायदा घेऊन त्यांना मिसगाइड करून। स्थानीय जानकारों के मुताबिक पहले वामपंथी दलों और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले संगठन के बीच कट्टर दुश्मनी थी, लेकिन हिंदू संगठनों के बढ़ते प्रभाव के बीच वामपंथी दलों और ईसाई संगठनों के बीच वैचारिक समझौता हो गया और दोनों के निशाने पर हिंदू संगठन आ गए। सवाल यह कि क्या पालघर में साधुओं की हत्या के पीछे यही दुश्मनी थी, क्योंकि आदिवासी भला क्यों किसी साधु संत की जान लेंगे। संन्यास में विरोध नहीं है उसको, वो मिसगाइड कर दिया है उसको, चोर फिरते हैं ऐसा करके। हाँ, और वहाँ पे दहशत निर्माण करना, वहाँ पे दहशत निर्माण करना कि कोई हिंदू संगठन यहाँ पे काम करने को नहीं आए, ऐसा वातावरण निर्माण करने का उनका प्रयत्न है। पहले सीपीएम करती थी, अभी सीपीएम और कष्टकरी संगठन दोनों साथ मिल के करती है। हाँ।
ऐसा राजनीतिक तौर पर, मेरे ख्याल से राजनीतिक तौर पर आप यही कहना चाहते हैं कि राजनीतिक तौर पर ये सब पूरे काम हो रहे हैं? हाँ जरूर, ये सब राजनीतिक नीति है। खेत खोद देना, काट देना, ऐसा होता था सर। हाँ। अभी नहीं होता है। अभी हर बीजेपी थोड़ी बढ़ गई। अच्छा, अभी नहीं होने के पीछे कारण क्या मानते हैं? क्या शिक्षा जो बढ़ा है उसको मानते हैं? शिक्षा भी बढ़ा और बीजेपी भी बढ़ा है, पक्ष बढ़ा है। पहले जो था सीपीएम का इधर था, शराब पहले हर जगह देता है, पीते हैं। कौन देता है? किस तरीके देते हैं? हर आदमी, कार्यकर्ता देते हैं। किसके कार्यकर्ता? शराब पीना और उसमें रहना, यही है लोगों का। किसने डेवलप किया है? ये राजकीय पक्ष जो है। कौन से सर? पहले से तो है सीपीएम ही चलता है और अभी भी उन्हीं का है। अभी क्या हो गया, इधर का जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, सरपंच, एमएलए, सभापति उनका ही रह गया है। वो जो पुढ़ारी जो बताएगा वो करेंगे लोग। उसके साथ नहीं जाएगा तो उसको तकलीफ देंगे, पत्थर डालेंगे, कुछ दहशत ईमान करेंगे, कुछ मारेंगे, ऐसा करेंगे। जी न्यूज की पड़ताल में एक बड़ी बात यह भी सामने आई कि इस इलाके में शराब को राजनीतिक हथियार बनाकर अपना कैडर मजबूत करने के भी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जो शराब का विरोध करता है उसे यहाँ लोगों का दुश्मन बना दिया जाता है। इस इलाके में कई संगठन और साधु संत नशे के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैला रहे थे। इसी से सवाल उठता है कि क्या पालघर में हत्या के पीछे की ये भी एक बड़ी वजह थी? सुरू व्हायच्या आधी म्हणजे असं कोणी सांगतं म्हणजे ह्यालाच द्या, त्यालाच मत द्या असं, मग कोणी पैसे देतं, कोणी एक देतं, म्हणजे असं घरात हे करून मग बाकीची लोक दारू घेतात, दारू घेऊन तिकडे पार्टी करतात रात्री वगैरे, असं म्हणजे सगळ्यांना असं हे करून देतात। मग चिकन असं म्हणजे चिकन आणतात, सगळं हे करून त्यांची पार्टी सुरू होते। दारू, ताडी, जे थंड पिणार आहे ते थंड पितात। मग मतदानाची वेळेस असं म्हणजे भांडणही चुकून होतं कोणाचं तरी, मध्येच काय समजा झालं तर भांडणही होतं। हमारा टीचिंग जो है भगवत गीता से है। हम कहते हैं हिंदू हो हिंदू रहो, मुस्लिम हो मुस्लिम रहो, क्रिश्चियन हो क्रिश्चियन रहो, लेकिन अपने धर्म को पालन करो। धर्म के नाम पर ये पाप मत करो। कोई धर्म नहीं बतलाता है कि एक दूसरे को मार काट करो। सब धर्म ही बतलाता है उस ईश्वर से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो, भाईचारा रखो। तो हम लोग वसुदेव कुटुंबकम के इस पर हम चलते हैं। इन बातों से तो पालघर लिंचिंग का ये मामला राजनीतिक और धार्मिक वर्चस्व कायम रखने के लिए अपने नाम की दहशत फैलाने का लग रहा है, जिसमें आदिवासियों को मोहरा बनाया गया। वैसे इस आदिवासी बहुल इलाके में वैचारिक और धार्मिक तौर पर लोगों का ब्रेन वॉश करने का काम वर्षों से चल रहा है। कई स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि ये इलाका धर्मांतरण का बहुत बड़ा गढ़ है। धर्मांतर तो 10-12 साल से पहले ही चालू था। अभी थोड़ा बढ़ गया है धर्मांतरण, और कई ऐसे गांव है उसमें हिंदू आधा क्रिश्चियन ऐसे हो गए हैं। तलाशे से काम चलता है, ढांडू से भी काम चलता है। उनका गरीबी का फायदा उठाता है। उनको समय समय पर अन्न पुरोठा, दवाइयाँ दी जाती है। अभी तो बहुत से गांव में उनका बैठक चलता है और उसमें भी वो मिसगाइड करता है आदिवासी लोग को कि कुछ बीमारी आ गई तो बैठक में आओ, दवा मत लो, बैठक में आओ, ऐसा बोलती है। ये शुरुआत तलाशी से हुआ है। तलाशी जो तालुका है वहाँ पे मिशनरी लोग आए, उन लोगों को पता चला कि भाई यहाँ पे बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पे शिक्षण देना जरूरी है, उन लोगों को जगाना जरूरी है। इस हिसाब से जब आए तो शुरुआत में तो कोई उनके मतलब उनको कोई मानता नहीं था कि क्या है ये, काय के लिए आया वगैरह। बाद में इन लोगों ने धीरे धीरे एक को पकड़ा होगा, 2 को पकड़ा होगा, उन लोगों को कुछ दिखाया, खाना पीना कुछ दिखाया होगा। जो रोमन कैथोलिक है वो ना तो उसमें प्रोटेस्टेंट में जाते हैं, या तो फिर जो हमारे हिंदू है ना वो प्रोटेस्टेंट अपना इसमें रोमन में जाते हैं। लेकिन अभी जो प्रयास जारी है। हाँ, अभी जो है वो जो प्रोटेस्टेंट वाले हैं, रोमन कैथोलिक नहीं है, जो प्रोटेस्टेंट वाले हैं जो खाली केवल यीशु को मानते हैं, उसके धर्म में कई लोग जाते हैं। इसी इलाके में रॉबर्ट पाड़ा जैसे गांव भी हैं
जहां पर इक्का दुक्का ही हिंदू परिवार है और ज्यादातर परिवार ईसाइयों के हैं। स्थानीय लोगों का यही कहना है कि आदिवासियों को गुमराह करके धर्मांतरण इस इलाके में चलता रहा है। ईसाइयों में भी खासतौर पर प्रोटेस्टेंट ईसाइयों का यहाँ काफी प्रभाव है, जो धार्मिक तौर पर कट्टर माने जाते हैं। स्वार्थ हेतु है, क्योंकि जब आदिवासी लोग और ये गरीब लोग ये उनको जो कुछ अपन देंगे तो उसका फायदा भी हम लोग कुछ करके लेंगे, और उसके पीछे उनका धर्म प्रसार का ये जो वृद्ध वाक्य है वो धर्म प्रसार के लिए ही ये सब। हमारे उधवा में भी 3-4 जगह पर ऐसे प्रकार के समाज मंदिर है वो प्रोटेस्टेंट के, और उनको होलोलियो बोलते हैं। वो होलोलियो मतलब आदिवासी लोगों को गुमराह करते हैं और उनका जो शिक्षण अनपढ़ आदमी है उनका वो गैरफायदा लेते हैं। इस इलाके में ईसाई संगठनों के प्रभाव का अंदाजा इसी बात से भी लगाया जा सकता है कि जगह जगह पर उन्होंने इस तरह के केंद्र बनाए हैं जहां पर गांव के लोगों और घरों के झगड़ों का निपटारा किया जाता है। गांव में लोगों के घरों के झगड़े का निपटारा करने के नाम पर इस तरह के छोटे छोटे सेंटर गांव के बीचों बीच रहते हैं, जहां ब्रदर और बाकी लोग रहते हैं। यहीं से क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार होता है। लोगों को ये बार बार कहा जाता है कि आप यहाँ आइए, आपके घरों के झगड़े का हम निपटारा करेंगे, साथ ही आपको अच्छी राह दिखाएंगे। अब यहाँ से शुरू होता है कि जैसे ही कोई परिवार का यानी गांव का व्यक्ति आता है अपने झगड़ों और अपनी बीमारी को लेकर, यहीं से उसके दिमाग में इस तरह की बातें भरी जाती है कि आप अपने धर्म को छोड़कर क्रिश्चियन धर्म को अपनाएं। जमीनी पड़ताल में ये पूरा इलाका धार्मिक और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई का मैदान दिखता है। इसीलिए 16 अप्रैल की रात को साधुओं की लिंचिंग की घटना के पीछे वर्चस्व की लड़ाई की वजह होने से इनकार नहीं किया जा सकता। राजीव रंजन, जी मीडिया, पालघर। पालघर से जो हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं ये बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, उन्हें बहुत चुभेगी, लेकिन अब आप सोचिए कि जब हमने कुछ दिन पालघर में बिताए और हमें ये सारी जानकारियां मिली, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्रशासन को ये जानकारियां ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि पुलिस को ये जानकारियां ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता कि सरकार को ये जानकारियां ना हो। ये सारी जानकारियां इन सब लोगों के पास पहले से थी और ये जानते थे वर्षों से यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने, यहाँ की पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। और अब भी पुलिस हमें वो सारी बातें नहीं बता रही हैं जो आज हम आपको बता रहे हैं। हमें पालघर से एक और बड़ी जानकारी मिली। पिछले 2 साल से अचानक पालघर के कुछ इलाकों में रावण की पूजा के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2 साल से वहां पर रावण की पूजा हो रही है। इसके जरिए आदिवासियों को हिंदू मान्यताओं का विरोधी बनाने की कोशिशें की जा रही थी। कुछ लोग आदिवासियों में ये भ्रम फैला रहे हैं कि आदिवासी रावण के वंशज हैं और उन्हें रावण की पूजा करनी चाहिए। आदिवासी एकता परिषद जैसे कुछ संगठन पालघर में रावण दहन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाते हैं और रावण को देवता की तरह दिखाने की कोशिश करते हैं। हम पालघर का ही एक पुराना वीडियो आज निकाल कर लाए हैं आपके लिए। ये वीडियो आदिवासियों के एक उत्सव का है जिसे बोहाड़ा कहा जाता है। आप खुद देखिए। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि रावण का महिमा मंडन इसमें किया जा रहा है। और जब हम ये कार्यक्रम, अभी ये बातें आपसे कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अभी मुझे ही कई मैसेजेस इस वक्त आ रहे हैं जिसमें लोगों ने ये बताया है, कई ऐसे लोग हैं जो इस इलाके में रहते हैं और उन्होंने ये लिखा है, जैसे किसी एक सज्जन ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये उनकी सुरक्षा के लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन उस व्यक्ति ने मुझे लिखा है कि वो एक फैक्ट्री में आसपास के इलाके में काम करता है जहां बाकी आदिवासी भी उसके साथ काम करते हैं और वो आदिवासी ये बताते हैं कि उनके लगभग आधे से ज्यादा गांव का धर्मांतरण हो चुका है और वहां धर्मांतरण के बदले पैसे दिए जाते हैं और उन्हें हिंदू संस्कृति के खिलाफ भड़काया जाता है। ये अभी अभी किसी ने सोशल मीडिया पर वहीं से मुझे मैसेज भेजा है। अब सवाल यह है कि इस आदिवासी इलाके में क्यों ऐसा हो रहा है
और पिछले कुछ वर्ष से रावण की पूजा क्यों हो रही है? क्यों हिंदी देवी देवताओं के बारे में गलत बातें फैलाई जा रही हैं? क्यों ऐसा हो रहा है कि क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ साथ हिंदू विरोधी संगठन वहां पर सक्रिय हैं? लेकिन ये सभी बातें आपसे छुपाई गई, क्योंकि कोई भी आपको इन बातों के बारे में वहां बता नहीं रहा है। पालघर में साधुओं की हत्या को सिर्फ अफवाहों से जोड़कर, सिर्फ गलतफहमी से जोड़कर और इसे मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस बताकर इस मामले को पहले दिन से दबाने की कोशिश की गई। और हम पहले दिन से आपको कह रहे हैं, ना तो वो साधु चोर थे और ना ही उन्हें मारने वाले, उनकी हत्या करने वाले भोले भाले आदिवासी थे। इस मामले के पीछे बहुत बड़ी बड़ी साजिशें हैं और वो हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। हालांकि बहुत सारे लोगों को ये बातें चुभ रही हैं, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन तो भी पूरे देश के लिए ये सारी बातें जानना बहुत जरूरी हो गया है। यहां पर हम 3 मिनट का एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या तबलीगी जमात से फैले संक्रमण ने मुस्लिम समाज के प्रति अविश्वास का माहौल पैदा कर दिया है। यह बड़ा सवाल है और इसी अविश्वास की वजह से कुछ दशक पहले तक हिंदी फिल्मों के अभिनेता और अभिनेत्रियां भी अपने मुस्लिम नामों को हिंदू नामों में तब्दील कर लिया करते थे। आप याद कीजिए, पुराने जमाने में 1950 के दशक में, 60 के दशक में क्यों ऐसा होता था कि जो मुस्लिम कलाकार थे उन्होंने अपने हिंदू नाम रख लिए थे और तब वो हिंदू नामों के साथ फिल्मों में काम किया करते थे। इसके पीछे क्या कारण था? इसका मतलब यह है कि यह अविश्वास तब से ही चला आ रहा है। इस ब्रेक के बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। Every night at 9. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the take and the talk of global news reportage. He takes India to the world. He is the face of a mission. कश्मीर एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अक्सर बिना जाने बिना समझे दिल्ली में बैठे पत्रकार रिपोर्टिंग करते रहते हैं और आपको कभी असली स्थिति का अंदाजा नहीं होता। इसलिए आज हमने ये तय किया कि हम श्रीनगर आएंगे, जम्मू कश्मीर आएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ के हालात क्या हैं, ग्राउंड जीरो पर यहाँ के हालात क्या है। न्यूज़ में देख रहे हैं आजकल आता रहता है कश्मीर के बारे में। इतनी सेफ जगह है, इतने अच्छे रोड, इतना क्लीन। आप दिल्ली से यहाँ घूमने के लिए आ गए, क्यों? यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि जैसे वहाँ प्रोजेक्ट किया जाता है, न्यूज़ वगैरह में दिखाया जाता है कि बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम। He questions those in power. चोर आपको कहा गया, नीच कहा गया, भस्मासुर, मौत का सौदागर, दुर्योधन, कभी आपको उसका बुरा लगता है? मैं इंसान हूँ, दर्द मुझे भी होता है, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेवारियां हैं, इसलिए उस दर्द को पी जाता हूँ। He questions those in protests. हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलने आए हैं। कानून की कॉपी लेकर आया हूँ ताकि मैं इनको पढ़ के बता सकूँ कि इस कानून में क्या लिखा हुआ है। कैसे ये लोग हमारे खिलाफ एक ह्यूमन चेन बना के खड़े हो गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बाहर के लोग हैं। From global battlefields. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। To political war zones. देखो ये लैंड माइंस की तरह करते हैं। ये बैरल है, 70 डिग्री तक ऊपर चली जाती है। He personifies the DNA of Z News. The genuine efforts made by Z News, particularly editor-in-chief of Z News and staff, needs appreciation as they have tried their level best to bring the actual truth on surface. कोर्ट डिसाइड करे। He believes in the business of profit. स्टॉक्स फोकस में बनते और शेयरों में और ज्यादा डरना चाहते हैं। He believes the world is one. Today, the world's most populous beacon farm in the Neophis National Carrier
हिंदू धर्म में ज्ञान को, इस्लाम धर्म में ईमान को और ईसाई धर्म में प्रेम को सर्वोच्च मानवीय गुण माना गया है। दुनिया के सभी धर्म इन्हीं 3 गुणों को अपनाने की सलाह देते हैं। कोरोना के इस संकट काल में अगर समाज ने इन तीनों मानव मूल्यों को अपना लिया तो हम इस महामारी को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हरा सकते हैं। इससे हम जीत जाएंगे। हम ये सारी बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन के दौरान ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिनके द्वारा समाज में अशांति फैलाने की कोशिशें हो रही हैं। मुंबई के पास ठाणे में एक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने मुस्लिम होने के कारण एक डिलीवरी बॉय से सामान लेने से इनकार कर दिया। आप पहले ये वीडियो देखिए जो उस डिलीवरी बॉय ने खुद ही बनाया था और फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। हाँ सर, नहीं लेंगे। हम पहले ही बोले थे कि हमको, हाँ मैं बोल रहा हूँ नहीं लूंगा। क्या बोल रहे हैं सर आप? चल दिखा दे, इतना दिखाना नहीं, क्या बोल रहे हो आप? एक बार बोल दो ना सर। मुस्लिम से सामान नहीं लेंगे आप? हम नहीं लेंगे। नहीं, आप क्या बोल रहे थे? आप मुसलमान से सामान नहीं लेंगे? ठीक है सर। यह घटना मंगलवार की है। वीडियो में बार बार हाथ हिलाकर सामान लेने से मना कर रहे व्यक्ति का नाम गजानन चतुर्वेदी है, जबकि उन पर आरोप लगाने वाले डिलीवरी बॉय का नाम है उस्मान पटेल। उस्मान की शिकायत पर इस व्यक्ति को आईपीसी की धारा 295A के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में इसे जमानत पर छोड़ दिया गया। धारा 295A यानी धार्मिक भावनाएं भड़काने के अपराध में 3 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन आप ये भी सुन लीजिए कि आरोपी का इसके बाद क्या कहना था। सामान लेके वो आया, हम पति पत्नी नीचे गए देखने के लिए, लेने के लिए, तो उसका बिहेव देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। वो स्कूटी पे बैठा हुआ था झुक के, एक हाथ से मोबाइल देख रहा था और एक हाथ से खुजली कर रहा था। ग्लव्स उसका मुंह का ये मास्क नीचे था, हाथ में ग्लव्स नहीं था। तो मुझे टेंशन हुआ इस महामारी के समय, खुद अपना हाथ आदमी अपने मुंह पे नहीं ले जा रहा है। वो लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि तुम लाए हो सामान और कहाँ से आए हो तुम, तो बोला कि नया नगर से। मैं बोला यार नया नगर से कैसे आ सकते हो, वहाँ तो इतना पॉजिटिव केस है, ऑर्डर नहीं है निकलने का और तुम आ गए लेके। एक काम करो लेके जाओ, मैं सामान नहीं। तो आपने सुना, यहाँ इनका कहना है कि डिलीवरी बॉय ने मास्क नहीं पहन रखा था, अपने मुंह पर लगातार हाथ लगा रहा था, इसलिए उन्होंने सामान लेने से मना किया। अभी यह कहना जल्दबाजी होगा कि इस मामले में कौन सही है और कौन गलत, लेकिन यहां समझने वाली बात यह है, अगर देश में कोई अविश्वास फैला है तो आखिर ये अविश्वास किसकी वजह से फैला है, क्यों फैला है। दरअसल जमात के लोगों ने जो हरकतें की, उन तस्वीरों को पूरे देश ने सोशल मीडिया के जरिए देखा। ऐसी ही तस्वीरों की वजह से यह अविश्वास पैदा हुआ। सोचिए, अगर आज आपको सड़क पर 2000 रुपए का नोट कहीं पड़ा हुआ मिल जाए तो क्या आप उसे उठाने की हिम्मत करेंगे? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें कोरोना वायरस हो सकता है। ऐसी ही एक तस्वीर कुछ दिनों पहले भी सामने आई थी और लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग हिस्सों से देश के, जिसमें एक शख्स 500 रुपए के कुछ नोटों से अपने मुंह को साफ करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में यह व्यक्ति कहता हुआ सुनाई भी दे रहा है कि कोरोना जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह द्वारा दी हुई सजा है। ये आदमी ये वीडियो पर बोलते हुए नजर आ रहा है, आप इसे सुन सकते हैं। इसमें हमें दोष देने की जरूरत नहीं है। तो ये सारा जो अविश्वास है, ये कहां से पैदा हो रहा है, कौन लोग इस अविश्वास को पैदा कर रहे हैं, ये भी समझने की बात है। इस व्यक्ति को नासिक पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन यह भी सच है कि जमातियों की इन हरकतों की वजह से लोगों में अविश्वास की भावना फैली है। हालांकि यह अविश्वास पहली बार पैदा नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि यह अविश्वास पहली बार पैदा हुआ है, यह हाल ही में 2-4 साल में पैदा हुआ है। यह बात बिल्कुल गलत है। देश के बंटवारे के बाद भी लोगों का भरोसा ऐसे ही टूटा था। आप याद कर लीजिए 1947 में जब इस देश के 2 टुकड़े हुए आजादी के साथ, और जब धर्म के नाम पर सबसे बड़ा बंटवारा हुआ, तो वो क्यों हुआ था? वो इसीलिए हुआ था क्योंकि लोगों के बीच में अविश्वास था और धर्म के नाम पर यह सबसे बड़ा बंटवारा था। यही वजह है कि उस जमाने में कई जाने माने फिल्मी कलाकारों को जो भारत में थे, उन्हें अपना नाम तक बदलना पड़ा था। कभी आपने सोचा है ऐसा
क्योंकि उन्हें यह आशंका थी कि मुस्लिम नाम होने की वजह से उनकी लोकप्रियता में बाधा आ सकती है। अगर उन्होंने बताया कि वो मुस्लिम नाम की वजह से आगे बढ़ेंगे तो फिल्मों में उनकी लोकप्रियता कम हो जाएगी। सोचिए, ये हम 1950 की बात कर रहे हैं और लोग कहते हैं कि यह अविश्वास अब पैदा हो रहा है। इसी के बाद आपको याद होगा मोहम्मद यूसुफ खान का नाम दिलीप कुमार हो गया था। दिलीप साहब, जिनको आज आप कहते हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के। हामिद अली खान को अपना नाम बदलकर अजीत करना पड़ा। मुमताज जहां हमेशा के लिए मधुबाला बन गई। महजबीन बानो को दुनिया मीना कुमारी के नाम से जानने लगी। इसी तरह बदरुद्दीन जमालुद्दीन जॉनी वॉकर बन गए, जबकि सैयद इश्तियाक अहमद जगदीप के नाम से मशहूर हो गए। इतिहास गवाह है कि इन सभी कलाकारों को अपार लोकप्रियता हासिल हुई थी। और आप ये भी सच है कि उस जमाने में 1950 में ये इनकी मजबूरी रही होगी कि इन्हें अपने नाम बदलने पड़े। लेकिन आज फिल्म इंडस्ट्री में आप खान्स को देख लीजिए। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जो 3 बड़े सुपरस्टार्स हैं वो तीनों खान्स हैं, और चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, सब लोग उन्हें बराबरी से प्यार करते हैं। सब लोग अपनी मेहनत की कमाई का पैसा खर्च करके उनकी फिल्म देखने के लिए जाते हैं। यह सच है कि किसी भी महामारी का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन फिर भी समाज के अलग अलग समुदायों के बीच अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई है। अब सवाल यह है कि क्या भरोसे की इस कमी को पूरा किया जा सकता है, और पूरा किया भी जा सकता हो तो हमारे ही देश के कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते ही नहीं हैं कि ये विश्वास की खाई कभी भरे। वो चाहते हैं कि ये और चौड़ी होती चली जाए, और बहुत सारे लोगों ने इस बात की दुकानदारी कर रखी है, इस चीज की दुकानें खोली हुई हैं। अब बताते हैं हम आपको कैसे। आज देश के 101 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने देश भर के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी की एक कॉपी प्रधानमंत्री कार्यालय को भी भेजी गई है, और इस चिट्ठी में आरोप लगाया गया है कि लॉकडाउन के दौरान देश के कुछ भागों में मुसलमानों को सताया जा रहा है और उनके साथ भेदभाव हो रहा है। इस चिट्ठी में खास तौर पर दिल्ली के निजामुद्दीन में मार्च में हुए तबलीगी जमात के आयोजन का जिक्र किया गया है, और आरोप लगाया है कि मीडिया ने इसे देश भर के मुसलमानों से जोड़ दिया। इन पूर्व IAS अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि मीडिया नफरत फैला रहा है। खुद को कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप बताने वाले इस संगठन की तरफ से जिन लोगों ने ये चिट्ठी लिखी है, उनमें कुछ बड़े नाम भी हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा। इनमें पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला हैं, दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग हैं, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य हर्ष मंदर हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी हैं, और ललित कला अकादमी के पूर्व अध्यक्ष अशोक वाजपेयी जैसे रिटायर्ड सरकारी अधिकारी शामिल हैं। इस देश में अगर किसी को किसी से शिकायत है तो वो पुलिस के पास जा सकता है। हमारे देश में एक संविधान है, कानून है, देश की अदालतें खुली हुई हैं, लेकिन इन 101 लोगों ने खुद ही सबूत इकट्ठा किए, खुद ही तर्क भी रख दिए और खुद ही फैसला भी सुना दिया। चिट्ठी लिखने वाले इन अधिकारियों में वो हर्ष मंदर भी शामिल हैं जिन्होंने नागरिकता कानून को लेकर कहा था कि देश के लोगों को सड़कों पर उतर जाना होगा, क्योंकि देश का सुप्रीम कोर्ट मानवता, समानता और धर्मनिरपेक्षता को बचाने में नाकाम रहा है। वही हर्ष मंदर हैं। ये वो वीडियो है जब वो ये भड़काऊ भाषण दे रहे थे। आगे का विश्लेषण हम 3 बातों के आधार पर करेंगे। पहली बात, देश के रिटायर्ड अधिकारी ना तो हिंदू होते हैं, ना मुसलमान होते हैं, ना सिख होते हैं, ना ईसाई होते हैं। यानी जब आप सरकारी सेवा में आते हैं तो आप किसी एक धर्म के आधार पर नहीं आते, आप सरकार की, देश की सेवा करने के लिए आते हैं। इन्हें ट्रेनिंग में यह नहीं सिखाया जाता कि आप किसी का धर्म देखकर उसकी मदद करेंगे। इन्हें ट्रेनिंग में यह सिखाया जाता है कि आप इस देश के हर नागरिक की मदद करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, चाहे उनका धर्म या जाति कुछ भी हो। लेकिन इन सभी लोगों ने इस चिट्ठी को लिखकर आज अपने चेहरे से जो मास्क है वो हटा दिया है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सारे अफसर अपने सेवा काल में कैसे रहे होंगे। ये सारे लोग जब बड़े बड़े पदों पर काम करते होंगे, कोई मुख्य चुनाव आयुक्त था, कोई दिल्ली का उपराज्यपाल था, कोई कहीं था, कोई कहीं था। अब आप सोचिए, जब ये लोग सेवा में रहे होंगे, जब ये इतने बड़े बड़े पदों पर बैठकर फैसले लेते होंगे, तो इनके फैसले क्या देख कर तय होते होंगे, इनके फैसले कितने धर्मनिरपेक्ष होते होंगे, इनके फैसले कितने सही होते होंगे, इसका अंदाजा आज आप लगा सकते हैं। क्योंकि इनके दिमाग में सांप्रदायिकता कूट कूट कर भरी हुई है।
आज इन्होंने बता दिया। दूसरी बात, इन लोगों ने कोरोना के संकट काल में सिर्फ एक समुदाय को लेकर चिंता जताई, सिर्फ एक समुदाय, सबकी बात नहीं की। तो ऐसे में इन तथाकथित बुद्धिजीवियों को धर्मनिरपेक्ष कैसे माना जाए? हमें बड़ी खुशी होती है अगर ये सारे लोग कहते कि समाज के हर वर्ग के लोगों को बचाइए, हर धर्म के लोगों को बचाइए। ये पालघर में जो घटना हुई है उसके बारे में भी कहते और बताते कि जो वहां हुआ है उन साधु संतों को भी बचाइए, लेकिन इन्होंने सिर्फ एक वर्ग की बात कही, बाकी किसी की बात नहीं की। तीसरी बात, इन लोगों ने अपनी सुविधा के मुताबिक संदेश दिया है। इन पूर्व अधिकारियों ने पालघर में साधुओं की हत्या पर कुछ नहीं कहा, पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों पर बदतरबाजी करने के खिलाफ कुछ नहीं कहा, डॉक्टरों को जो लोग पीट रहे हैं, डॉक्टरों को जो लोग उनके ऊपर थूक रहे हैं, उन्हें पीट पीट कर भगा रहे हैं, उनके बारे में इन्होंने कुछ नहीं लिखा। इनकी बातें एक तरफा और धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाली हैं, यानी ये धर्म के नाम पर जोड़ने की जगह लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये सारे पूर्व अफसर कम दिखते हैं और एक्टिविस्ट ज्यादा दिखाई देते हैं। ये पूर्व सरकारी अधिकारी हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, इन्हें वैसा ही रहना चाहिए था। अब ये एक्टिविस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, अब ये नेतागिरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा एक सवाल इनसे और भी है, जब ये सारे लोग सेवा में थे, यानी जब तक ये रिटायर्ड नहीं थे, जब तक ये अपनी कुर्सियों पर, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए थे, इनके जमाने में लाल बत्ती वाली गाड़ियां भी मिलती थी, इनके जमाने में इन्हें बड़े बड़े सरकारी आवास भी मिले थे, बंगले मिले हुए थे। उस दिन इनमें से एक भी सरकारी अफसर ने तब आवाज क्यों नहीं उठाई? क्यों नहीं उठाई? क्योंकि तब आपका सरकारी बंगला आपसे छीन लिया जाता, आपकी लाल बत्ती वाली गाड़ी आपसे छीन ली जाती, जो पैसा आप बना रहे थे अपने रसूख के जरिए वो आना बंद हो जाता। इसलिए तब आप चुप रहे। उसके बाद आप रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद आपको लगा कि शायद रिटायरमेंट के बाद आपको कोई और नई एक्सटेंशन या कोई नई नौकरी दे दी जाएगी, सरकार कोई नई जिम्मेदारी दे देगी। सरकार ने जिम्मेदारी नहीं दी। अब आप परेशान हो उठे और अब आपको यह लगा कि अब धर्मनिरपेक्षता के नाम पर यह नई दुकान खोली जाए, एक प्रेशर ग्रुप बनाया जाए और उसके बाद यह सब काम किया जाए। यह है आप सब लोगों की पोल। अक्सर कुछ लोग पूछते हैं कि हम जिन डिजाइनर पत्रकारों की बात करते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले सेलिब्रिटीज की बात करते हैं, बुद्धिजीवियों की बात करते हैं, वो लोग हैं कौन, वो कहां मिलते हैं? तो आज हम आपको बताना चाहते हैं यही वो लोग हैं। इस लिस्ट को आप पढ़ लीजिए, इसमें 101 नाम हैं। यही वो लोग हैं जिनके बारे में हम अक्सर आपको बताते हैं। इन लोगों के नाम पढ़ लीजिए, इनके पते जान लीजिए, यही हैं वो लोग। हमने पहले भी कहा है कि ये गमले में उगे हुए वो लोग हैं जो खुद को बरगद समझते हैं। ये सुविधावादी लोग हैं। ये अपने सुविधा के मुताबिक खामोश हो जाते हैं, सुविधा के मुताबिक बोलते हैं, नारेबाजी करते हैं, चिट्ठियां लिखने का इन्हें बेहद शौक है। इनके लिए देश का सम्मान और देशवासियों की एकता कोई महत्व नहीं रखती। इस कोरोना संकट में आपको भी ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये समाज को कुछ दे नहीं सकते। ये बाहर आकर समाज में गरीब लोगों को खाना नहीं खिला सकते, अपनी जेब से एक पैसा निकालकर दे नहीं सकते, सिर्फ चिट्ठियां लिख सकते हैं। इसलिए इन लोगों से आप सब सावधान रहिए। और फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, जब इन्हें पूरा पैसा सरकार से मिलता था, बंगले मिलते थे, गाड़ियां मिलती थीं, तब इन लोगों ने ये बातें क्यों नहीं उठाई? आज हमारा सवाल ये है। आज से रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है। रमजान का महीना इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र महीना माना जाता है, लेकिन वर्ष 2020 का रमजान दुनिया के 180 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों के लिए बिल्कुल अलग है। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के ज्यादातर इस्लामिक देश भी इस समय लॉकडाउन में है। पिछले 1400 वर्षों में यह पहली बार है जब सऊदी अरब में मक्का और मदीना की मस्जिदें रमजान के पवित्र महीने में भी ऐसे ही शांत रहेंगी, बंद रहेंगी। ये दोनों इस्लाम के दो सबसे बड़े धर्म स्थल हैं और कल मक्का और मदीना की मस्जिद में सिर्फ वहां के धर्मगुरुओं, सुरक्षा कर्मियों और कुछ सफाई कर्मचारियों ने सामूहिक नमाज अदा की। ये पहला मौका है जब आम लोगों को इन मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं मिली। सऊदी अरब में आज रमजान का पहला दिन है और आज से वहां पर लोगों ने रोजा रखने की शुरुआत की है। इस वर्ष दुनिया भर से करीब 1 करोड़ लोग हज और उम्रा के लिए मक्का और मदीना आते हैं हर साल, लेकिन इस साल सऊदी अरब ने इन यात्राओं पर भी रोक लगा दी है। कोरोना काल में इस्लाम धर्म के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों के दरवाजे बंद हैं, वहां मस्जिदें बंद हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कट्टरपंथियों के दबाव में आकर अपनी मस्जिदें खोल दी हैं।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कट्टरपंथियों की बात मानकर रमजान के दौरान लोगों को मस्जिदों में नमाज पढ़ने की छूट दे दी है। पाकिस्तान की सरकार पर दबाव इतना ज्यादा है कि उसने आतंकवादियों और कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए अपने 21 करोड़ नागरिकों को खतरे में डाल दिया। अब आप सोचिए, जब लोगों की सुरक्षा के लिए इस्लाम के सबसे पवित्र धर्मस्थल भी इस समय बंद हैं, तब पाकिस्तान में मस्जिदों में भीड़ लगाने की अनुमति दे जाने का मतलब क्या है? कोरोना संक्रमण के खतरे के बावजूद पाकिस्तान के कट्टरपंथी मस्जिदों में सामूहिक नमाज पढ़ना चाहते हैं। अब वहां की सरकार और धर्मगुरुओं के बीच एक समझौता हुआ है और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए 20 नियम वहां पर बनाए गए हैं और कहा गया है कि अगर आपने इन नियमों का पालन किया तो आप नमाज पढ़ सकते हैं मस्जिदों में। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, ये एक नियम है। 2 लोगों के बीच में 6 फीट की दूरी अनिवार्य होगी। मस्जिद जाने के लिए लोगों को फेस मास्क पहनना होगा, हाथ मिलाने और दूसरों से गले मिलने से बचना होगा और 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग, नाबालिग और फ्लू से पीड़ित लोगों को मस्जिदों में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। ये कुछ वहां पर उन्होंने शर्तें लगाई हैं जिसके आधार पर यहां पर आपने देखा कि मस्जिदें खोल दी गई हैं। अब आप खुद सोचिए कि जो इस्लाम के बड़े बड़े केंद्र हैं वहां पर मस्जिदें बंद हैं और पाकिस्तान जैसे देश में मस्जिदें खोली हुई हैं। पाकिस्तान के डॉक्टरों का दावा है कि इस फैसले से पाकिस्तान में कोरोना वायरस का संक्रमण आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है और पाकिस्तान में इस समय 11,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से पीड़ित हैं और 230 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। पाकिस्तान की तरह इंडोनेशिया के लोग भी रमजान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करना चाहते। इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। इंडोनेशिया के एक प्रांत में रमजान शुरू होने से पहले लोगों ने नियम तोड़कर मस्जिद में सामूहिक नमाज अदा की और इस दौरान कुछ लोगों ने ही फेस मास्क पहना हुआ था, लेकिन वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन बिल्कुल नहीं किया गया। फेस मास्क तो पहन लिया लोगों ने, कुछ ने पहना है देखिए, कुछ ने नहीं पहना है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई पालन वहां पर नहीं हो रहा। लेकिन इस समय दुनिया के कई इस्लामिक देशों के अलावा मुसलमानों की बड़ी आबादी वाले देशों में धार्मिक गतिविधियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। ईरान की मस्जिदों में शुक्रवार को होने वाली सामूहिक नमाज पर रोक लगा दी गई है। वहां शिया मुसलमानों के धर्मस्थल भी बंद कर दिए गए हैं और इसके लिए वहां के राष्ट्रपति ने खेद जताया है। टर्की में रोजा शुरू करने से पहले और तोड़ने के बाद लोगों के एक साथ बैठकर खाना खाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इजिप्ट में कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद से वहां की मस्जिदों को बंद कर दिया गया है। भारत में भी रमजान का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन रमजान की खरीदारी के दौरान लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन की बहुत सारी तस्वीरें आई है। दिल्ली और मुंबई से ये तस्वीरें आज आपको भी देखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आज लॉकडाउन तोड़ने वाले 32 नमाजियों को गिरफ्तार किया गया है। बहराइच के 2 अलग अलग इलाकों में ये सभी लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करके मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे थे और इन सब के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ये दिल्ली की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लॉकडाउन का पूरा उल्लंघन है। आपको तस्वीरें देखकर लगेगा ही नहीं कि दिल्ली में कोई लॉकडाउन है, दिल्ली में कोई सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज हो रही है। दिल्ली की एक और तस्वीर आप देखिए, यहां पर भी आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति यहां पर है। अब मुंबई की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यह मुंबई की तस्वीर है। हमने शुरुआत यहां से की थी जब हमने आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर 3 असल में शुरू हो चुका है। लोग इसकी गंभीरता को समझ ही नहीं रहे हैं और हमने भारत से आपको इतनी सारी तस्वीरें आज दिखा दी हैं। यहां आप खुद समझिए कि हमारे ही देश के अपने ही लोग कितने गैर जिम्मेदार हैं और वो स्थिति की गंभीरता को अब भी समझने के लिए तैयार नहीं है। और ये सारे लोग जो काम कर रहे हैं उससे देश के बाकी के लोगों की जिंदगी भी खतरे में आ जाएगी। अब आखिर में आज का सवाल, वर्ष 1974 में जेपी आंदोलन के दौर में एक नारा बहुत लोकप्रिय हुआ था और वो था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आज आपको बताना है कि ये नारा किसने लिखा था। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे।
of global news reportage. He takes India to the world. He is the face of a mission. कश्मीर एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अक्सर बिना जाने बिना समझे दिल्ली में बैठे पत्रकार रिपोर्टिंग करते रहते हैं और आपको कभी असली स्थिति का अंदाजा नहीं होता। इसलिए आज हमने ये तय किया कि हम श्रीनगर आएंगे, जम्मू कश्मीर आएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ के हालात क्या हैं, ग्राउंड जीरो पर यहाँ के हालात क्या है। न्यूज़ में देख रहे हैं आजकल आता रहता है कश्मीर के बारे में। इतनी सेफ जगह है, इतने अच्छे रोड, इतना क्लीन। आप दिल्ली से यहाँ घूमने के लिए आ गए, क्यों? यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि जैसे वहाँ प्रोजेक्ट किया जाता है, न्यूज़ वगैरह में दिखाया जाता है कि बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। He questions those in power. चोर आपको कहा गया, नीच कहा गया, भस्मासुर, मौत का सौदागर, दुर्योधन, कभी आपको उसका बुरा लगता है? मैं इंसान हूँ, दर्द मुझे भी होता है, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेवारियां हैं, इसलिए उस दर्द को पी जाता हूँ। He questions those in protests. हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलने आए हैं। कानून की कॉपी लेकर आया हूँ ताकि मैं इनको पढ़ के बता सकूँ कि इस कानून में क्या लिखा हुआ है। कैसे ये लोग हमारे खिलाफ एक ह्यूमन चेन बना के खड़े हो गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बाहर के लोग हैं। From global battlefields. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। To political war zones. ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं। ये बैरल है, 70 डिग्री तक ऊपर चली जाती है। He personifies the DNA of Z News. The genuine efforts made by Z News, particularly editor-in-chief of Z News and staff, needs appreciation as they have tried their level best to bring the actual truth on surface. He believes in the business of profit. स्टॉक्स फोकस में बनते और शहरों में और ज्यादा डरना चाहते हैं। He believes the world is one. Today, the world's most populous beacon farmed in the Neophis national carrier. This virus, remember, He rules India's prime time. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the sum and substance of Indian media. ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। A revolutionary newsman. A no-holds-barred journalist. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। A decisive editor-in-chief. हमारे देश के राजनीतिक दल मीडिया से तो पूरी निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं, लेकिन वो खुद कभी भी निष्पक्ष नहीं होते। He battles the war zones. ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं। ये बैरल है, 70 डिग्री तक ऊपर चली जाती है। He interviews the Prime Minister. आपने कई बार ये भी कहा कि आप ये चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो। देखिए, बहुत अच्छा विषय निकाला और मैं आपका हृदय से जी न्यूज़ का आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण, क्योंकि कोई ऐसे विषय को हाथ ही नहीं लगाता है आपने कम से कम इस बात को स्पर्श किया। And reaches the world every night at 9. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the take and the talk of global news reportage. He takes India to the world. He is the face of a mission. कश्मीर एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अक्सर बिना जाने बिना समझे
दिल्ली में बैठे पत्रकार रिपोर्टिंग करते रहते हैं और आपको कभी असली स्थिति का अंदाजा नहीं होता। इसलिए आज हमने ये तय किया कि हम श्रीनगर आएंगे, जम्मू कश्मीर आएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ के हालात क्या हैं, ग्राउंड जीरो पर यहाँ के हालात क्या हैं। न्यूज़ में देख रहे हैं आजकल आता रहता है कश्मीर के बारे में। इतनी सेफ जगह है, इतने अच्छे रोड, इतना क्लीन। आप दिल्ली से यहाँ घूमने के लिए आ गए, क्यों? यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि जैसे वहाँ प्रोजेक्ट किया जाता है, न्यूज़ वगैरह में दिखाया जाता है कि बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम। He questions those in power. चोर आपको कहा गया, नीच कहा गया, भस्मासुर, मौत का सौदागर, दुर्योधन, कभी आपको उसका बुरा लगता है? मैं इंसान हूँ, दर्द मुझे भी होता है, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेवारियां हैं, इसलिए उस दर्द को पी जाता हूँ। He questions those in protests. हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलने आए हैं। कानून की कॉपी लेकर आया हूँ ताकि मैं इनको पढ़ के बता सकूँ कि इस कानून में क्या लिखा हुआ है। कैसे ये लोग हमारे खिलाफ एक ह्यूमन चेन बना के खड़े हो गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बाहर के लोग हैं। From global battlefields. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। To political war zones. देखो ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं। ये बैरल है, 70 डिग्रीज तक ऊपर चली जाती है। He personifies the DNA of Z News. The genuine efforts made by Z News, particularly editor-in-chief of Z News and staff, needs appreciation as they have tried their level best to bring the actual truth on surface. He believes in the business of profit. स्टॉक्स फोकस में बनते हैं और शहरों में और ज्यादा डरना चाहते हैं। He believes the world is one. Today, the world's most populous beacon farmed in the Neophis national carrier. This virus, remember, He rules India's prime time. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the sum and substance of Indian media. ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। A revolutionary newsman. A no-holds-barred journalist. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। A decisive editor-in-chief. हमारे देश के राजनीतिक दल मीडिया से तो पूरी निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं, लेकिन वो खुद कभी भी निष्पक्ष नहीं होते। He battles the war zones. ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं। ये बैरल है, 70 डिग्रीज तक ऊपर चली जाती है। He interviews the Prime Minister. आपने कई बार ये भी कहा कि आप ये चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो। देखिए, बहुत अच्छा विषय निकाला और मैं आपका हृदय से जी न्यूज़ का आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण, क्योंकि कोई ऐसे विषय को हाथ ही नहीं लगाता है। आपने कम से कम इस बात को स्पर्श किया। And reaches the world every night at 9. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the take and the talk of global news reportage. He takes India to the world. He is the face of a mission. कश्मीर एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अक्सर बिना जाने बिना समझे दिल्ली में बैठे पत्रकार रिपोर्टिंग करते रहते हैं और आपको कभी असली स्थिति का अंदाजा नहीं होता। इसलिए आज हमने ये तय किया कि हम श्रीनगर आएंगे, जम्मू कश्मीर आएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ के हालात क्या हैं,
ग्राउंड जीरो पर यहाँ के हालात क्या है? न्यूज़ में देख रहे हैं आजकल आता रहता है कश्मीर के बारे में। इतनी सेफ जगह है, इतने अच्छे रोड, इतना क्लीन। आप दिल्ली से यहाँ घूमने के लिए आ गए, क्यों? यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि जैसे वहाँ प्रोजेक्ट किया जाता है, न्यूज़ वगैरह में दिखाया जाता है कि बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। He questions those in power. चोर आपको कहा गया, नीच कहा गया, भस्मासुर, मौत का सौदागर, दुर्योधन, कभी आपको उसका बुरा लगता है? मैं इंसान हूँ, दर्द मुझे भी होता है, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेवारियां हैं, इसलिए उस दर्द को पी जाता हूँ। He questions those in protests. हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिल और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। आज हिंदी साहित्य के मशहूर कवि, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन वर्ष 1974 में 65 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी। रामधारी सिंह दिनकर अपनी वीर रस से भरी देशभक्ति की कविताओं के लिए जाने जाते हैं। अपनी कविताओं के लिए उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी मिली थी। अपनी पुस्तक उर्वशी के लिए उन्हें वर्ष 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा मशहूर खंड काव्य है। वर्ष 1974 के जेपी आंदोलन में एक मशहूर नारा इस्तेमाल हुआ था और वो था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर की कविता जनतंत्र का जन्म से ली गई थी। वर्ष 1815 में आज ही के दिन भारतीय सेना की पहली बटालियन कही जाने वाली गोरखा रेजिमेंट की स्थापना उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुई थी। शुरुआत में कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र से इसमें युवाओं की भर्ती की जाती थी। गोरखा सैनिकों को पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियुक्त किया था, जिसके बाद उन्होंने ब्रिटेन की तरफ से भी कई महत्वपूर्ण युद्धों में हिस्सा लिया। वर्ष 1929 में आज ही के दिन कन्नड़ भाषा की फिल्मों के सुपरस्टार राजकुमार का जन्म हुआ था। उन्हें वर्ष 1983 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। खास बात यह है कि अभिनेता होने के साथ साथ वो एक शानदार गायक भी थे और उन्हें अपनी गायकी के लिए भी नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन ने वर्ष 2000 में अभिनेता राजकुमार का अपहरण कर लिया था और वो 108 दिनों तक वीरप्पन की कैद में रहने के बाद वापस आए थे। राजकुमार ने अपने पूरे करियर में 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। वर्ष 1967 में आज ही के दिन अंतरिक्ष यात्री व्लादिमीर कोमरोव की मौत हो गई थी। सोयूज 1 अंतरिक्ष मिशन के दौरान तकनीकी खराबी की वजह से पैराशूट नहीं खुलने के कारण उनका सोयूज कैप्सूल क्रैश हो गया था और इस दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मौत किसी अंतरिक्ष अभियान के दौरान हुई। वर्ष 1990 में आज ही के दिन अमेरिका के अंतरिक्षयान डिस्कवरी के जरिए हबल स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। इस टेलीस्कोप का वजन 11 टन है और ये आज भी काम कर रही है। पिछले 30 वर्षों में ये टेलीस्कोप ब्रह्मांड में मौजूद लाखों तारों, आकाशगंगाओं, ग्रहों और ब्लैक होल्स की तस्वीरें भेज चुकी है। वैसे इस टेलीस्कोप को वर्ष 1983 में लॉन्च होना था, लेकिन कुछ तकनीकी कमियों की और बजट की कमी की वजह से इसकी लॉन्चिंग वर्ष 1990 तक टल गई थी। और आज दुनिया के सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन है। भारत रत्न से सम्मानित सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में 664 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेले, जिनमें उन्होंने कुल 34,357 रन बनाए। सचिन तेंदुलकर दुनिया के अकेले ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टेस्ट और वनडे मिलाकर कुल 100 शतक बनाए हैं। वनडे क्रिकेट के इतिहास में पहला दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने मन के गुलाम कभी मत बनिए, बल्कि अपने मन के मालिक बनिए। अगर आपने ऐसा किया तो आप हर चुनौती के सामने सफल रहेंगे। नमस्कार।